वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमी इंग्लिश। देखो दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनें, माध्यमिक परीक्षा कुछ दिन पहले ही संपन्न हुआ है, जो कि 7 मार्च से चल रहा था। 7 मार्च से ये चल रहा था 2022 का। हम लोग आज देखने वाले हैं जो माध्यमिक परीक्षा जो लोग बच्चे दिए हैं, यानी क्लास 10 वाले, उन्होंने सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश के तौर पे जो लोग चुने थे, यानी सेकंड लैंग्वेज जिसको बोलते हैं माध्यमिक परीक्षा, यानी कि क्लास 10, और बोर्ड था WBBSE यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस पेपर को, और मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी आज यहाँ पर देने वाला हूँ, इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। देखो, ये एग्जाम हुआ था 8 मार्च को, क्योंकि 7 मार्च को फर्स्ट लैंग्वेज हुआ था, यानी कि हिंदी, या किसी का बंगला है तो बंगला, और 8 मार्च को कॉमन टू ऑल था, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज सभी का इंग्लिश ही होता है जनरली। ये वाला बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड वाला, जो लोग एग्जाम देते हैं। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। हो सके तो इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर लीजिएगा आप। डाउनलोड कैसे करना है, आप मेरे फेसबुक पेज पर जाइए या फिर इंस्टा में जाइएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड का एक लिंक मिल जाएगा। फेसबुक में जाके आप सर्च कीजिएगा होमी इंग्लिश, वहाँ आपको एक पेज मिलेगा, जो मेरा ही पेज, मैं ही चलाता हूँ उस पेज को। वहाँ पर मैं आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिंक दे दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। उसको आप डाउनलोड कर लेना, और प्रिंट आउट कर लोगे तो बेटर होगा। जो लोग इंग्लिश का एग्ज़ाम दिए हैं वो देख लें कि आप लोग कितना मार्क्स ला रहे हो। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कितना करेक्ट कर पाए हो। उसके अलावा जो लोग 2023 में क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले, माध्यमिक परीक्षा देने वाले हैं, वो लोग तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। देखो, सबसे पहले आपको ये देखो क्वेश्चन पेपर। ये है सबसे पहला पेज, फ्रंट पेज। 2022 का सब्जेक्ट है इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज जिसको कहते हैं। टाइम मिल रहा है 3 घंटा 15 मिनट। ये बाकी चीज़ें देख लो आप लोग। यहाँ पर आपको रोल रोल भरना है, यहाँ पर नंबर भरना है, यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। क्वेश्चन पेपर ना 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, बी, सी और डी में, सीन अनसीन मिला के। यहाँ आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना, ये सारा चीज़ें ऑफिशियल है, एग्जामिनर लोगों के लिए है। देखो, ये रहा दूसरा पेज है, सेक्शन ए। यहाँ पर सीन का बात कर रहा है। सीन कहने का मतलब आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है। ये आपका पास जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश नाम का, उसी का एक चैप्टर का एक यूनिट है ये, ठीक है। संभवतः जो रन अवे काइट है उसका ये थर्ड यूनिट है। अभी मैं आपको डिटेल में बता भी दूंगा। उसी पर आधारित यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए ये पोएम है एक, यानी कि ब्लिस बुक में ही, सीन में ही आपको एक कविता मिलेगा। उसी कविता का ये पोएम है, फेबल नाम का एक कविता है उसी का। उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। उसके बाद देखो, ये एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन अनसीन का है। अनसीन कहने का मतलब बेटा, जो आपका टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ना, ये भी एक पेज है, एक पैराग्राफ, एक पैसेज है। और यह पैसेज आपके बुक में नहीं है, बल्कि बाहर का है। और कहाँ से लिया गया है, तो देखो यहाँ पर लिखा है, एडेप्टेड फ्रॉम एन आर्टिकल पब्लिश्ड ऑन द इंडियन एक्सप्रेस डेटेड अक्टूबर 21 2021, यानी कि 2021 साल का 21 तारीख अक्टूबर महीना का, द इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसी का यह एक आर्टिकल, एक न्यूज़ को उठाया गया है, ठीक है, अनसीन के तौर पे। अक्सर क्लास 10 एग्जाम में जो अनसीन पैसेज रहता है, वो किसी ना किसी फेमस, किसी रिनाउंड कोई संपादक, यानी कि कोई न्यूज पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर के ही कोई आर्टिकल को उठाया जाता है, कॉपी किया जाता है, क्लास 10 का सीन में पूछा जाता है। जैसे द टेलीग्राफ हो सकता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, या द इंडियन एक्सप्रेस इस बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी अनसीन पर आधारित कुछ प्रश्न एमसीक्यू पर। उसके बाद में कुछ सवाल उसी अनसीन पर आधारित है, यहाँ पर भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ देखो, सेक्शन बी में आपको ग्रामर एंड वोकैबुलरी पार्ट का कुछ सेक्शन दिया गया है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन। उसके बाद वॉइस चेंज ग्रामर का हिस्सा है। उसके बाद देखो, यहाँ पर सी में फ्रेजल वर्ब है, और ये 6 को अच्छा से समझना, लोग यहाँ कंफ्यूजन होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। ये ना क्वेश्चन नंबर 3 पर ही आधारित है ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, अगर याद हो, क्वेश्चन नंबर 3 अनसीन पैसेज का ही नाम था। देखो यहाँ पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 अनसीन पैसेज का ही नाम था। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सवाल दिया गया है ना 6 नंबर में, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर्स आप पाओगे उसी अनसीन पैसेज में ही पाओगे। मैं भी सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से खोजा जाता है। उसके बाद देखो, राइटिंग स्किल में आ जाएगा सेक्शन सी में। आपको यहाँ पर नोटिस एक लिखना है, ठीक है, यहाँ राइट अ नोटिस दिख रहा है। उसके बाद में
राइट अ स्टोरी एक कहानी लिखना है, उसके बाद में राइट ए लेटर एक लेटर लिखना है। सभी को आपको करना है, यहाँ पर कोई एनी वन करो इस तरह का बात नहीं। इस तरह से ये खत्म हो जाता है रेगुलर कैंडिडेट के लिए। और जो लोग एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए कुछ और 10 नंबर का एक्स्ट्रा देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पेपर। ये आप लोगों को रेगुलर कैंडिडेट को ये वाला क्वेश्चन करना नहीं। तो चलो फिर हम लोग अब क्लास को एक्चुअली में शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। अच्छा से वीडियो को देखो और याद करने का कोशिश करो आपने क्या मार्क किया था एग्जामिनेशन हॉल में। इस तरह से आप मार्क्स कितना पा रहे हो एक अंदाजा लगा सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए यानी कि सीन पैसेज का बात करेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो यहाँ पर ना जो डायरेक्शन जो निर्देश दिया रहेगा ना इसको जरूर जरूर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है किसी भी सवाल का जवाब लिखने से पहले। यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिया गया पैसेज को अच्छे से पढ़ो, केयरफुली पढ़ो, तब जाके सवालों का जवाब दो। यानी इसी पैसेज पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये पैसेज किस चैप्टर का है। जो ब्लिस बुक है आपके पास उसी में से एक चैप्टर का है। तो देखो ये है आवर रन अवे काइट नाम का एक चैप्टर है जिसमें से 3rd यूनिट का है। ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 यूनिट में है ये चैप्टर आवर रन अवे काइट, जिसमें वो जो पतंग वाला बात नहीं है टूट के चला जाता है, बिग हाफ मून वाला बात ये सब है, जिसमें फिलिपा क्लाउड मिमी एंड डिक उसके बाद एस्थर ये सब कैरेक्टर्स हैं वहाँ पर। उसी का जो 3rd चैप्टर 3rd यूनिट है इस चैप्टर का, यही 3rd यूनिट को दिया गया है। यहाँ से लेकर ए मंथ से लेकर वर्ड्स तक कंप्लीट है। तो सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है डिटेल्स में और अच्छी तरह समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चंस पर जाना है तो इजीली आप बना पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। अ मंथ लेटर a letter came for father। एक महीने के बाद पिताजी के लिए एक पत्र आया। आफ्टर ही फिनिश्ड रीडिंग इट हिज आईज लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग। पत्र को पढ़ने के बाद उनकी आंखें ऐसे दिख रही थी जैसे मानो वो रो रहे हों। डू यू वांट टू नो व्हाट बिकेम ऑफ योर काइट, ही सेड। उन्होंने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारे पतंग के साथ क्या हुआ? देन ही सेट डाउन बिसाइड अस एंड टोल्ड अस द होल स्टोरी। फिर वो हमारे बगल में बैठ गए और हमें पूरी कहानी सुनाया। फादर हैड अ ब्रदर एंड सिस्टर। फादर का एक भाई और एक बहन था पिताजी का। ही हैड क्वारल्ड विथ हिज ब्रदर एंड लेफ्ट होम। वह अपने भाई से झगड़ा करके घर छोड़ के चला गया। यानी कौन? वह यानी कि फादर, पिताजी का बात हो रहा है। यानी कि यहाँ पर एक नैरेटर है, कहानी बता रहा है एक बच्चा, ठीक है, वह अपने पिता के द्वारा बताए हुए कहानी को फिर से हम लोगों को बताने का कोशिश कर रहा है। ईयर्स आफ्टरवर्ड, सालों बाद, ही फेल्ट सॉरी, वह दुखी महसूस करता है। एंड व्हेन ही वेंट बैक, जब वो वापस लौट गया, ही फाउंड हिज ब्रदर हैड डाइड। उसने पाया कि उसका भाई तो पहले ही मर चुका है। एंड ही कुडंट फाइंड हिज सिस्टर, और वह अपने बहन को भी कहीं नहीं पाता। द लेटर फादर हैड जस्ट रिसीव्ड वाज फ्रॉम हिज सिस्टर। अभी जो लेटर यानी कि शुरुआत में जिस लेटर का बात किया है ना, वह लेटर ये वही लेटर है जो उसका बहन ने लिखा था, जिसको वह नहीं पाया था जब लौट के आया था। आंट एस्थर, उसका नाम क्या है? आंट एस्थर, याद रहे किसका? फादर के, पिताजी का, बहन का। मदर ऑफ डिक एंड मिमी, और ये आंट एस्थर यानी कि ये जो बहन है पिताजी का, वह एक माँ बन चुकी है अभी। किसका? डिक एंड मिमी का। यानी कि डिक और मिमी दो बच्चे हैं। माँ का नाम है आंट एस्थर, यानी एस्थर नाम है। आंट यानी कि चाची, जो कहानी बता रहा है उसका तो चाची लगेगा, फूफी लगेगा। शी वॉज अ विडो हु लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइल इनलैंड। वह एक विडो है। विडो कहने का मतलब जिसका पति मर जाता है, जो हंड्रेड्स ऑफ माइल इनलैंड, जो कि इनलैंड में यानी कि शहर के अंदर बहुत दूर, मीलों दूर, सैकड़ों मील दूर रहती है। वन डे, एक दिन, व्हेन डिक एंड मिमी वेर आउट इन द वुड्स, जब डिक और मिमी जंगल में गए थे, दे डिस्कवर्ड द काइट ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री एंड कैरीड इट होम। वे लोग को यह काइट मिला, यानी वो पतंग मिला, और जो पेड़ के ऊपर में लटक रहा था, और वो इसे उठाकर वहां से निकाल कर घर ले आए। कौन ले आया था? मिमी और डिक ने लाया था। When their mother saw the kite passed with the letter, she turned pale। जब माँ को वह काइट मिला तो उस काइट में यानी कि उस पतंग में
चिपका हुआ एक लेटर भी मिला जिसे देखकर वह थोड़ा दुखी हो गई, उसे कुछ याद आ गया। इट वॉज़ द वेरी लेटर, यह वही लेटर था शी हैड वंस रिटन टू हर ब्रदर, जिसे उसके भाई को जो लेटर लिखा था एक किसी टाइम में उसने, तो ये वही लेटर था। फिलिपा वॉज हर मदर्स नेम, फिलिपा उसका माँ का नाम था, यानी आंट एस्थर का माँ का नाम फिलिपा, एंड क्लाउड वॉज हर फादर्स, और क्लाउड आंट एस्थर की माँ का नाम, पिताजी का नाम था। शी न्यू हु वी मस्ट बी, उन्हें पता चला कि हम कौन हैं। सो शी सेट डाउन एंड रोट टू बिग हाफ मून एंड फादर रिसीव्ड हर लेटर, इसीलिए वो बैठी और बिग हाफ मून के लिए एक लेटर लिखी जिसे फादर को, पिताजी को मिल गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन फादर वेंट एंड बॉट आंट एस्थर एंड डिक एंड मिमी विथ हिम, अगले दिन पिताजी गए और आंट एस्थर को साथ में डिक और मिमी को भी घर ले आए। दे हैव बीन हियर एवर सिंस, और तब से लेकर अब तक वो यही हमेशा से अब से यहाँ साथ में रहने लगे। आंट एस्थर इज अ डियर, आंट एस्थर बहुत अच्छी हैं, एंड डिक एंड मिमी आर टू जॉली फॉर वर्ड्स, और डिक एंड मिमी भी बहुत ही अच्छे हैं, हम लोग खुशी खुशी यहाँ रह रहे हैं। ये यहाँ पर ये कहानी आपको मिला जिसमें आपको थोड़ा सा अधूरा अधूरा लग रहा होगा, क्योंकि इसका आधा हिस्सा पार्ट 1 और पार्ट 2 में, यूनिट 1 और यूनिट 2 में है। ठीक है, अब इसी पर आधारित आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे, इस प्रश्नों का अब उत्तर देना होगा। यहाँ पर देखो, ये रहा प्रश्न 1 इंटू 5 कहने का मतलब आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स 1 रहेगा, यानी कि 5 सवाल और 5 मार्क्स भी मिलेगा। ये रहा पहला सवाल, फादर रिसीव्ड अ लेटर, पिताजी को एक पत्र मिला। अब यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है, 1 2 3 4। 1 मंथ एगो, 1 वीक एगो, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर सेवरल ईयर्स। अब आपको यहाँ पर लिख के करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपको डायरेक्शन को पढ़ना है कि डायरेक्शन में क्या है, निर्देश में क्या दिया है। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द गिवन स्पेस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर एक सेंटेंस का टुकड़ा दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके यहाँ पर लिखना है, इस खाली जगह में आंसर में लिखना है। तो आप क्या करते हो, बहुत बच्चे मैंने देखा सिर्फ ऑप्शन को लिख के छोड़ देता है। देखो, सही तरीका है, अगर आप ऑप्शन के नंबर को भी लिखो और उसके अंदर में जो शब्द दिए गए हैं, आपको जो करेक्ट लग रहा है उनको भी लिखना है। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फादर रिसीव्ड अ लेटर। ये तो पहला ही लाइन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, ए मंथ लेटर, अ लेटर केम, ये लेटर अलग है, ये लेटर अलग है। हाँ, इस लेटर का मतलब बाद में और इस लेटर का मतलब पत्र है। केम फॉर फादर, यानी कि पिताजी ने लेटर कब पाया, 1 महीने बाद में पाया। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये देखो ऑप्शन 3 में है, आफ्टर 1 मंथ। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, देखो, आफ्टर 1 मंथ। समझ में आया, इस तरह से आपको आंसरिंग करना है। अगर आप नंबर नहीं भी लिख पाते हो तो एटलीस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वर्ड में जरूर लिखना चाहिए। कोई कोई सिर्फ नंबर ऑप्शन को लिख के छोड़ देता है, ये गलत तरीका है बनाने का। आपको शब्द जरूर लिखना चाहिए, बेटर होगा दोनों को आप लिख दो, नंबरिंग भी कर दो और शब्द को भी लिख दो जो आंसर करेक्ट लग रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं, ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट में है, 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है। द लेटर वाज फ्रॉम फादर सिस्टर, वो लेटर था पिताजी के बहन के तरफ से। तो पिताजी का बहन का नाम दिया गया है यहाँ पर, फिलिपा, क्लाउड, मिमी और एस्थर। क्या होगा, बहुत ही आसान जवाब है, क्या होगा, एस्थर होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्थर। आप लोग याद करो कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में क्या लगाया था, क्या ऐसा ही बनाया था, तो आप 1-1 नंबर अब तक पा चुके हो, यानी 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी नंबर, फादर लेफ्ट होम बिकॉज ही, पिताजी ने घर छोड़ दिया क्योंकि वह, क्यों घर छोड़ दिया, पढ़े हम लोग अभी, क्योंकि वो उसके भाई से झगड़ा किया था ना। यहाँ पर देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखो, आपको मिल जाएगा फादर क्यों घर छोड़ के चला गया। देखो यहाँ पर, फादर हैड अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, एक भाई और बहन था पिताजी का। ही हैड क्वारल्ड विथ हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ झगड़ा किया, एंड लेफ्ट हम, और घर छोड़ के चला गया। तो क्यों घर को छोड़ के चला गया, क्योंकि वो अपने भाई के साथ झगड़ा किया था। यही वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, देखते हैं। देखो, घर छोड़ के क्यों चला गया, क्योंकि क्वारल्ड विथ हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ झगड़ा किया था, लड़ाई किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन 2, क्वारल्ड विथ हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ झगड़ा किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं, व्हेन फादर वेंट बैक होम हिज ब्रदर, जब पिताजी घर लौट के आए तो उसका भाई, भाई क्या कर रहा था, जब पिताजी तो घर छोड़ के चले गए, है ना, भाई के साथ झगड़ा होके, लेकिन कुछ दिन बाद में, कुछ सालों बाद में वो लौट कर आए, तो उस वक्त उसका भाई का
बारे में पूछ रहा है। तो देखो लौट के आए तो क्या होगा पैसेज में देखते हैं। यहाँ पर देखो जब पिताजी लौट के आए देखो यहाँ पर हाँ, इयर्स आफ्टरवर्ड सालों बाद ही फेल्ट सॉरी वह दुखी महसूस करने लगा एंड ही वेंट बैक व्हेन ही वेंट बैक जब वो लौट कर गए ही फाउंड यहाँ से ध्यान दो ही फाउंड हिज ब्रदर हैड डाइड वो पाया कि उसका भाई मर चुका उसका भाई के साथ क्या हुआ था वो मर चुका था इस तरह से हम लोग करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे व्हेन फादर वेंट बैक होम जब पिताजी घर वापस लौट गए हिज ब्रदर हैड ऑलरेडी डाइड ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 का हैड ऑलरेडी डाइड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द काइट वाज पैच्ड विद द लेटर रिटन बाय काइट को यानी कि जो पतंग है उसको चिपकाया गया था एक लेटर से जब काइट फट गया था उस वक्त चिपकाया गया था पतंग को चिपकाया गया था एक लेटर से एक पत्र के जरिए तो वह पत्र किसके द्वारा लिखा गया था तो वह पत्र लिखा गया था एस्थर के द्वारा और वह अपने भाई के लिए लिखा था यह पत्र तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा देख लो ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर हाँ यहाँ गलती से 2 लिखा गया है ये 2 नहीं होगा ये 4 होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर एस्थर टू हर ब्रदर एस्थर टू हर ब्रदर ठीक है अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बी में देखो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट टेक्स्ट जो हम लोग पैसेज मिला है यानी कि रन अवे काइट का उसी के आधार पर उसको ध्यान से पढ़ के यहाँ पर कंप्लीट करना है सेंटेंस को ठीक है यहाँ एक आधा अधूरा सेंटेंस है दो फादर लेफ्ट होम हालांकि पिताजी घर छोड़कर चले गए उसके बाद आपको कंप्लीट करना है तो पैसेज में आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर इसका होगा ये देखो ईयर्स आफ्टरवर्ड्स ही फेल्ट सॉरी and when he went back he found his brother had died and he couldn't find his sister सालों बाद मतलब घर छोड़ के जाने के बाद क्या हुआ सालों बाद वो महसूस किया उसको दुख महसूस हुआ और वो घर वापस लौट गया लेकिन घर लौट कर क्या देखता है कि उसका भाई तो मर चुका है और उसका बहन भी घर में नहीं है यानी कि उसका बहन को भी वो नहीं पा यही हुआ था ये अगर आप लोग लिखे हो तो मार्क्स मिले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखो इन द वुड्स डिक एंड मिमी जंगल पर डिक एंड मिमी को क्या मिला था यहाँ पर लिखना है तो वो पतंग मिला था ना तो करेक्ट आंसर इसका होगा देखो डिस्कवर्ड द काइट ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री एंड कैरीड इट होम उन लोगों को एक पतंग मिला और वो पतंग कहाँ था ट्री के ऊपर में था जिसे वो लोग घर ले आए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो एस्थर टर्न्ड पेल व्हेन एस्थर पेल हो गई मतलब थोड़ा पीलापन पड़ गया एक तरह से दुखी हो गई कुछ याद आ गया उसको व्हेन कब जब उसको वो लेटर मिला था जिसको डीकन मिमी लाए थे देख लो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा शी सॉ द काइट passed with the letter that she had once written to her brother मतलब कहने का वो पेल हो गई कब पेल हो गई यानी कि पीला कब पड़ गया उसका चेहरा कब दुखी हो गया जब उसने देखा कि जिक और मिमी ने जो काइट लाया था उसमें जो लेटर चिपका हुआ था ना ये वही लेटर था जिसको उसने अपने भाई को लिखा था किसी वक्त में समझ में आया तो देखो यहाँ पर कंप्लीट द आंसर में एक्यूरेट यही होगा जरूरी नहीं आप लोग मिलता जुलता भी लिखोगे ना तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर सी अब यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स है पहले डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द बॉक्सेस गिवन ऑन द राइट हैंड साइड यानी कि देखो राइट हैंड साइड में बॉक्सेस दिया गया यहाँ पर टी एंड एफ लिखना है प्रोवाइड सेंटेंस फ्रेजेस वर्ड्स इन सपोर्ट योर आंसर देखो और अपने आंसर के सपोर्ट में आपको कोई सेंटेंस लिखना है या कोई फ्रेज लिखना है यानी शब्दों का समूह या फिर कोई शब्द ही लिखना है जो आपके ट्रू होने का या फॉल्स होने का बात को और भी ज्यादा सपोर्ट करता हो तो पहला सवाल को देखो क्या कह रहा है आंट एस्थर ऑलवेज लिव्ड ऑन द आइलैंड बिग हाफ मून पर आंट एस्थर हमेशा से रहा करती थी क्या ये सही था नहीं ये गलत है क्यों क्योंकि बिग हाफ मून पर वो हमेशा से नहीं रहते थे बल्कि उसका पिताजी ने बाद में जाकर उसको लाया है ना लेटर मिलने के बाद तो ये हो जाएगा फॉल्स ठीक है तो एफ लिख दिया हम लोगों ने फॉल्स हो गया अब देखो सपोर्टिंग स्टेटमेंट सपोर्टिंग सेंटेंस में आपको पैसेज से ही कोई सेंटेंस या फ्रेज या शब्द को चुनना है तो हमने इस शब्द को चुना है देखो शी वॉज अ विडो हु लिव्ड 100 माइल्स इनलैंड यानी कि वह एक विडो थी एक विधवा थी जो सैकड़ों मील दूर इनलैंड में रहा करती थी तो इनलैंड में रहा करती थी इसका मतलब बिग हाफ मून में तो वो शुरू से नहीं था ऑलवेज नहीं था हमेशा से नहीं था तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल गया ये स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है ये बात साबित हो जाता है इस वाले स्टेटमेंट से इस तरह से साबित करने वाला सपोर्टिंग स्टेटमेंट एक सपोर्ट आपको लिखना है फ्रॉम द पैसेज
नेक्स्ट देखो नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्लाउड वाज एस्थर्स फादर्स नेम। क्लाउड एस्थर का पिता का नाम था। क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। तो यहाँ पर टी हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद में सपोर्टिंग सेंटेंस में देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो फिलिपा वाज हर मदर्स नेम एंड क्लाउड वाज हर फादर्स नेम। देखो हूबहू पैसेज में ये लाइन है। तो यहाँ पर देखो क्लाउड वाज हर फादर्स, फादर्स होने का मतलब फादर्स नेम, 2 बार रिपीट नहीं किया है यहाँ पर नाउन को, फादर्स नेम करेक्ट। और कहाँ मिलेगा पैसेज में, एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो। देखो यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से यहाँ तक, लिपा वाज हर मदर्स नेम एंड क्लाउड वाज हर फादर्स, दिख रहा है ना, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ही उतार देना था और आंसर आपको मिल जाता फुल मार्क्स। तो हमारा करेक्ट आंसर इसलिए होगा ये वाला। देखो फिलिपा वाज हर मदर्स नेम एंड क्लाउड वाज हर फादर्स नेम सपोर्टिंग स्टेटमेंट में लिखना था, और ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस हमारा ट्रू है, सही है, क्योंकि क्लाउड एस्थर का बाप का पिता का नाम था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, रीड द पोएम। आपको एक कविता दिया गया है इंग्लिश में, उसको पढ़ना है, उसके बाद आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो, और इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग को मिलेगा, उसका जवाब लिखना होगा सही सही। तो कविता को पढ़ के क्या लग रहा है, कहाँ का है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। इन दो शब्दों को पढ़कर, यानी कि माउंटेन और स्क्वायरल को पढ़ के आपको याद आया होगा ये कौन सा पार्ट है, कौन सा कविता है। तो फेबल नाम का आपको एक कविता मिला है, ब्लिस बुक में आप लोग देखोगे, तो ये वही कविता है, कंप्लीट कविता है। यहाँ पर क्या है कविता में, सारांश में समझा दे रहा हूँ। देखो माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में एक बहस होता है, एक झगड़ा होता है। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, दोनों के बीच झगड़ा होता है, ठीक है। माउंटेन स्क्वायरल कहने का मतलब होता है गिलहरी, छोटा सा एक प्राणी, और माउंटेन का मतलब पर्वत, पहाड़ जानते हैं। तो पर्वत गिलहरी को कहता है कि तुम तो बहुत छोटे से प्राणी हो, तुम्हारा इस दुनिया में क्या काम है, मेरे सामने तुम्हारा क्या विषाद, इस तरह से कहता है। फिर गिलहरी कहता है मैं भले ही छोटा हूँ, तुम मेरे लिए रास्ते बना देते हो, ठीक है, लेकिन मैं जो काम कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते हो। इस दुनिया में हर चीज़ का एक अपना महत्व है, हर कोई इस दुनिया में अपना रोल निभाता है, अपना भूमिका का निर्वाह करता है। भले तुम बहुत बड़े हो पहाड़, बहुत बड़े पर्वत हो साइज़ में, लेकिन तुम एक नट तो, यानी कोई तुम नट नहीं तोड़ सकते हो, है ना? यू कैन नॉट नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, यहाँ देखो लास्ट लाइन में। लेकिन जिस तरह से तुम पहाड़ ढो सकते हो, एक नट नहीं तोड़ सकते हो। इस तरह से यहाँ पर दोनों के बीच बहस है, और बात असल में क्या कहा गया है कि इस संसार को चलने में हर कोई को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सजीव निर्जीव, हर कोई का एक अपना भूमिका है, सभी को अपना भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसलिए सभी का एक अपना इम्पोर्टेंस से महत्व है। समझा दिया मैंने, उम्मीद है शॉर्ट में ही। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न लेते हैं जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। देखो, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 4 सवाल हमको मिलेंगे, प्रत्येक सवाल का 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पर है पहला सवाल, द क्वारल टुक प्लेस बिटवीन द स्क्वायरल एंड, यानी कि झगड़ा हुआ किन दो के बीच में, स्क्वायरल और पिग, रैबिट, बन या माउंटेन। ऑब्वियसली माउंटेन के बीच है ना, ये होगा करेक्ट आंसर। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, माउंटेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट वेदर मेक अप ए। इसका जवाब साफ साफ आपको इधर में दिखेगा। इधर आप लोग ध्यान दो, कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, मस्ट बी टेकन टुगेदर, ये देखो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर, मेकअप ईयर एंड अ स्फीयर। तो यही ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऑप्शन 2 में ईयर एंड स्फीयर वेदर के बाद में। तो बस इस तरह से आप मिला सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ईयर एंड स्फीयर, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द माउंटेन कैन, माउंटेन क्या कर सकता है, मेक स्क्वायरल ट्रैक, क्रेक नट, नहीं क्रेक नट तो माउंटेन नहीं बल्कि गिलहरी करता है ना, नट तोड़ने का काम। तो माउंटेन यहाँ पर क्या करता है, गिलहरी के लिए रास्ता बना देता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, मेक अ स्क्वायरल ट्रैक, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर ए नहीं है, हम ए यहाँ नहीं लिखना चाहिए जब ऑप्शन में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्क्वायरल क्लेम्स दैट द माउंटेन इज, स्क्वायरल क्लेम करता है कि माउंटेन है, माउंटेन क्या है। तो आपको इसका आंसर दिख मिल जाएगा आपको पोएम पढ़ने पर। तो ऑप्शन 3 में यही बात को वो कहा है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा, नॉट स्प्राई लाइक हिम, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 2 प्रश्न दिख रहा है, इनका आपको जवाब देना है और थोड़ा लंबा लिखना होगा, क्योंकि 2 मार्क्स करके, 1 मार्क्स करके नहीं है, मतलब सेटिस्फैक्टरी आंसर देना है। देखो,
व्हाई डज द स्क्वायरल नॉट कंसिडर इट अ डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई हिज प्लेस? स्क्वायरल को यानी कि गिलहरी को क्यों नहीं लगता है कि वह जो प्लेस ऑक्यूपाई करके रखा है, यानी कि उसका जो भूमिका है इस दुनिया में, वो एक बहुत तुच्छ है, कलंकपूर्ण है, डिस्ग्रेस है, एक धब्बा है समझ लो, मतलब उसका कोई काम ही नहीं है। ऐसा क्यों उसको नहीं लगता है नॉट? क्योंकि माउंटेन ने बहस करते हुए उसको बोला था, तुम तो बहुत छोटे से प्राणी हो, तुम्हारा इस दुनिया में, इस संसार में क्या काम? तो वो समझाया था फिर कि हर चीज़ का अपना एक महत्व है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, इस तरह से समझाया था ना। बस आपको वही बात को यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक आंसर्स बनाया हूँ आप लोगों के लिए, ये देख लो। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट दैट इन दिस वर्ल्ड एवरी बीइंग लिविंग और नॉन लिविंग, बिग और स्मॉल, हैव देयर इंडिविजुअल रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस। देखो, यहाँ पर कहना चाह रहा है, अब ज़रूरी नहीं कि आप लोग आंसर अपने एग्ज़ाम हॉल में यही वाला ही आंसर लिखोगे। ऑब्वियसली ऐसा एग्ज़ैक्टली तो मैच नहीं करेगा, तो मेरे द्वारा बनाया गया है आंसर। लेकिन इसी तरह का मीनिंग रखने वाला कोई भी वाक्य अगर आप लोग बना के लिखे हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे। यहाँ पर क्या अर्थ है? यहाँ पर वही अर्थ है जो उस कविता का पूरा सारांश है। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि स्क्वायरल को क्यों नहीं लगता है कि वो एक डिस्ग्रेस है, यानी कि एक कलंक है। उसका जो एक तुच्छ जीवन है, किसी काम का नहीं है। तो क्योंकि स्क्वायरल पॉइंट्स है, स्क्वायरल का कहना ये है कि इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, एवरी बीइंग, हर चीज़, हर कोई, चाहे वो सजीव हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो, बड़ा हो, बिग हो या स्मॉल हो, छोटा हो, हैव देयर इंडिविजुअल रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस। अपने अस्तित्व होने का एक कारण है सभी का, यानी कि सभी का इस संसार को चलाने में कुछ ना कुछ भूमिका है। तो ये बात स्क्वायरल ने कहा, इसीलिए स्क्वायरल को नहीं लगता कि वो डिस्ग्रेस है। अब हूबहू आप लोग यही लिखे हो, ज़रूरी तो नहीं। इसी तरह का मिलता-जुलता कोई भी सेंटेंस आप बनाए हो ना एग्ज़ाम में, तो आपको मार्क्स मिलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट एग्जांपल्स ऑफ डिफरिंग टैलेंट्स डज़ द स्क्वायरल गिव इन द पोएम? स्क्वायरल ने इस कविता में किस तरह का डिफरिंग टैलेंट्स वाला, यानी कि अलग-अलग विशेषताएँ वाला कुछ उदाहरण पेश किए हैं, दिए हैं? ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल्स उसने दिया है, जो 2 अलग-अलग टैलेंट्स का बात किया है। जैसे कि एक टैलेंट्स है स्क्वायरल का कि वो नट क्रैक कर सकता है, और दूसरा टैलेंट है माउंटेन के लिए कि वो अपने पीठ पर फॉरेस्ट को वहन कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो हम लोग उसी का आंसर्स को लिखेंगे, इससे बेटर आंसर और नहीं हो सकता है। द स्क्वायरल कैन क्रैक अ नट, एक स्क्वायरल एक नट को क्रैक कर सकता है, व्हेयरएज, जबकि व्हेयरएज एक साथ ही जनरली लिखा जाता है, यहाँ अलग-अलग हो गया है। द माउंटेन कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन हिज बैक, जबकि माउंटेन अपने बैक पर, पीठ पर फॉरेस्ट को ढो सकता है। तो ये 2 क्वालिटी का बात हो गया एग्जांपल्स का, डिफरेंट टैलेंट्स का। तो इस तरह से आपको आंसर्स बनाना था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब रीडिंग कंप्रीहेंशन अनसीन पैसेज आपको मिलेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। मैंने बताया था इंडियन एक्सप्रेस का जो अक्टूबर 21 तारीख 2021 का न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दिया गया था, उसी का आर्टिकल का यहाँ पर कॉपी था। तो देखो सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज को पढ़ना है। देखो ये अनसीन पैसेज का टुकड़ा है, मैं अगला पेज में उसको आधा टुकड़ा को वहाँ रखा हूँ, क्योंकि एक ही बार में रखने से बहुत ही छोटा-छोटा फ़ॉन्ट हो जा रहा था, टेक्स्ट हो रहा था। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं सारांश आपको बता दे रहा हूँ। हेवी रेन बैटर्ड नॉर्थ बंगाल, throwing life out of gear and triggering multiple landslides that left tourists stranded in the hills। देखो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, नॉर्थ बंगाल में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ, इसके वजह से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बंगाल के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा अलीपुरद्वार और कूच बिहार भी आता है, सिलीगुड़ी भी आता है बल्कि, लेकिन वो लोग का बात यहाँ नहीं हो रहा है। 3 डिस्ट्रिक्ट का नॉर्थ बंगाल का बात हो रहा है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी। इन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से रोड्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह सभी डिसरप्टिंग डिसरप्टिंग हो गया, यानी कि रुक गया, ट्रैफिक जैम हो गया, और बहुत सारे प्लेसेस में इस तरह का बर्बादी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एनडीआरएफ का एक टीम आया जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ये एक फौजी लोगों का ही एक फोर्स होता है, फौजी हुए, पुलिस हुआ। इनका काम है इस तरह का, जब प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, तब इन लोगों को कार्यभार दिया जाता है सँभालने का, रेस्क्यू करने का, यानी कि बचाने का। तो 4 टीमों को डिप्लॉयड किया गया। देखो 4 टीम्स फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अक्रॉस नॉर्थ बंगाल, पूरे नॉर्थ बंगाल में, और साथ ही साथ सिक्किम में भी एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया, डिप्लॉय किया गया।
While 3 of the rescue team will work in North Bengal, the remaining one will stay put in Sikkim for relief work. अब टोटल कितने टीम एनडीआरएफ का तैनात किए गए, डिप्लॉय किए गए? 4 टीम है ना, जिसमें से 3 टीम सिर्फ नॉर्थ बंगाल के लिए किया गया और बाकी बचा 1 टीम वह ओनली सिक्किम के लिए किया गया तैनात, रिलीफ और रेस्क्यू वर्क जो भी जितना भी बचाव कार्य हो रहा था ये सब। 1 टीम सिक्किम भेजा गया, 3 टीम नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल में कौन-कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहले ही बताया? दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट देखो और क्या कह रहा है इस पैसेज में, अराउंड 11 पीएम, पीएम कहने का मतलब रात के 11 बजे का बात हो रहा है, पोस्ट मेरिडियन। अ लैंडस्लाइड ऑकर्ड एट NH10 यानी नेशनल हाईवे 10 नंबर का, जो कि नियर किसके करीब में? बिरिकदारा। बिरिकदारा एक जगह का नाम, दैट कनेक्ट सिलीगुड़ी विथ सिक्किम एंड कालिम्पोंग। यानी कि ये NH10 किसको कनेक्ट करता है? सिलीगुड़ी और सिक्किम के साथ और कालिम्पोंग को भी, यानी कि 3 स्थानों को ये कनेक्ट करता है। सिलीगुड़ी को सिक्किम के साथ और कालिम्पोंग के साथ जोड़ता है NH10। तो रात को 11 बजे इसी जगह में फिर से क्या हुआ? एक लैंडस्लाइड हुआ, कहने का मतलब। द अलगढ़ा लावा स्ट्रेच इन कालिम्पोंग वाज आल्सो ब्लॉक्ड फॉर सेवरल आवर्स ड्यू टू अ लैंडस्लाइड। अलगढ़ा स्ट्रेच भी, अलगढ़ा लावा का रास्ते भी कालिम्पोंग में जो पड़ता है वो भी बहुत घंटों तक क्या हो गया? लैंडस्लाइड के कारण ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। कालिम्पोंग पुलिस डिप्लॉयड पर्सनल एट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैंडलिंग आउट वाटर एंड स्नैक्स टू स्ट्रेंडेड टूरिस्ट। अब जो फंसे हुए टूरिस्ट लोग थे उन सभी को कालिम्पोंग पुलिस ने मदद किया, उनको निकालने में, वहाँ से बचाने में या जो भी करने में मदद किया, जैसे कि पानी देने में, उसके बाद में कुछ और भी बिस्किट्स वगैरह जो भी फंसे हुए थे उनको खाना पानी भोजन का भी व्यवस्था कर दिया। कौन? कालिम्पोंग पुलिस लोग। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, इसके अलावा पुलिस के अलावा भी सिविल वॉलंटियर जो स्वेच्छाकारी लोग थे, वॉलंटियर्स थे, उन लोगों ने भी चाय और जो भी खाने के पदार्थ थे उनको विजिटर्स लोगों को, जो भी फंसे हुए यात्री थे उनको लावा अलगढ़ रोड पर प्रोवाइड किया, प्रदान किया, उन लोगों के लिए मुहैया करवाया। आगे अब क्या हुआ? Pounded by incessant rainfall for 36 hours, several roads in North Bengal were blocked due to landslide, strained locals and visitors cutting off traffic. Siliguri-bound passenger vehicles from Sikkim were advised to take Peshok Road. Meanwhile, the low-pressure system over Bihar and its neighborhood has now developed into a cyclonic circulation, the weather office said, adding that enhanced rainfall activity was likely to continue in North Bengal over the next few days. यहाँ पर इस पैराग्राफ में कहने का मतलब है कि 36 घंटा के लगातार भारी बारिश के कारण, इंसिसेंट का मतलब लगातार भारी बारिश के कारण नॉर्थ बंगाल का ज्यादातर हिस्सा में लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे यात्री लोग, विजिटर्स लोग, टूरिस्ट लोग फंस गए। और ये एक पैराग्राफ, एक पैसेज आप लोगों को मिला जो आया था, देख लो डेट यहाँ पर है, अक्टूबर 21 तारीख 2021 का। कौन सा न्यूज़पेपर में? द इंडियन एक्सप्रेस नाम का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वहाँ का ये आर्टिकल था। अब ये मैंने आपको समझा दिया। अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न हल करेंगे, देख लो। टिक द राइट आंसर, आपको सिर्फ टिक लगाना है इस बार, ठीक है। द 3 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट्स बाय टोरेंशियल शावर आर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड, तो कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुआ? तो दार्जिलिंग एक था, कालिम्पोंग एक था, और कहाँ पर था? ऑप्शन में देख को बोलो। ऑब्वियसली जलपाईगुड़ी, है ना। तो जलपाईगुड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपको सिर्फ टिक लगाना है यहाँ पर, इस तरह से, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टूरिस्ट वर स्ट्रैंडेड इन द हिल्स ड्यू टू, टूरिस्ट लोग फंसे हुए थे पहाड़ियों में, कारण था, किस कारण से फंसे हुए थे? क्योंकि बहुत बार बार क्या हो रहा था? मल्टीपल लैंडस्लाइड्स हो रहा था, है ना, जमीन धंस रहे थे। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। तो इस तरह से टिक लगाना है बॉक्स के अंदर में, जैसे यहाँ पर देखो किस तरह से टिक लगाया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। द रेस्क्यू ऑपरेशन इन नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम, एनडीआरएफ हैज डिप्लॉयड। तो एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, बचाव कार्य के लिए नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में दोनों जगह मिलाकर कितने टीम वो लोग
लगाए थे, डिप्लॉय किए थे, तैनात किए थे। तो 4 टीम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से नॉर्थ बंगाल में 3 टीम गया और 1 टीम गया था सिक्किम में, है ना? तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो हम यहाँ पर बॉक्स में टिक लगाएँगे, इस तरह से देख लो। तो इस तरह से बॉक्स में आप लोगों को टिक लगाना था, यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना नहीं, बस टिक सही का चिन्ह लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NH10 इज़ द मेन रोड लिंकिंग सिलीगुड़ी विथ NH10 मेन रोड है जो लिंक करता है सिलीगुड़ी को और बाकी किन किन 2 शहरों को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये देखो, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, कालिंपोंग और सिक्किम को जोड़ता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अलगढ़ा लावा स्ट्रेच इन कालिंपोंग वाज ब्लॉक्ड फॉर। अलगढ़ा लावा का जो रोड था जो कालिंपोंग में, वो कितने घंटों के लिए ब्लॉक हो गया था, बंद हो गया था? तो वो 1 2 3 नहीं बल्कि कई घंटों के लिए ब्लॉक हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये देखो, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर इस तरह से आपको टिक लगाना होता है इस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन लावा अलगढ़ा रोड पर्सनल प्रोवाइडिंग रिलीफ वेर डिप्लॉयड बाय। अब लावा अलगढ़ा में जब सब घंटों भर सेवरल आवर्स तक ब्लॉक हो गया था, तो उस तरह होने के बाद में किन लोगों ने वहां के फंसे हुए यात्रियों को मदद किया था? ये कहने का मतलब है, क्या एनडीआरएफ की टीम ने किया था या कालिंपोंग ने? लावा अलगढ़ा के लिए कालिंपोंग पुलिस ने मदद किया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी को देखो, पहले हम लोग पढ़ लेंगे इसका डायरेक्शन क्या कह रहा है। उसी तरह का ट्रू एंड फॉल्स एन एफ लिखना है और साथ में हमको एक सपोर्टिंग सेंटेंस भी लिखना है, यहाँ पर सपोर्टिंग सेंटेंस है जो कि हमारा अनसीन पैसेज में मिल जाएगा। लैंडस्लाइड्स हैव कॉज्ड डैमेज टू रोड्स एंड ब्रिजेस इन मेनी प्लेसेस ऑफ नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल के बहुत सारे जगहों में लैंडस्लाइड के वजह से बहुत सारे रोड और ब्रिजेस को क्षति हुआ है, डैमेज हुआ है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल यह बात सही है। तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे, यानी कि टी। ये देखो, अब ये बात हमको उस पैसेज में, अनसीन पैसेज में किस सेंटेंस से ये बात पता चलता है कि ये बात ट्रू है बोल के? देखो कौन सा सेंटेंस पता चलेगा। ये देखो, यहाँ पर आपको ये हूबहू ये सेंटेंस आपको मिल जाएगा पैसेज में। टॉरेंशियल शावर्स इन दार्जिलिंग, कालिंपोंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड कॉजिंग डैमेजेस टू रोड्स एंड ब्रिजेस। ठीक है, दार्जिलिंग, कालिंपोंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से रोड्स और ब्रिजेस को बहुत भारी क्षति हुआ है। तो ये बात साबित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, रोड्स वेर ब्लॉक्ड इन नॉर्थ बंगाल ड्यू टू लैंडस्लाइड कॉज्ड बाय 48 आवर्स ऑफ इंसिसेंट रेन। 48 घंटे की लगातार बारिश के वजह से नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए, जिससे रोड्स वगैरह ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। क्या ये बात सही है? हाँ, रोड्स वगैरह तो बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, ये बात तो सही है, और लैंडस्लाइड की वजह से हुआ। लेकिन क्या ये 48 घंटे के लिए था? नहीं, वो 36 घंटे के लिए था। तो ये होगा हमारा फॉल्स। तो ये हमने एफ लिख दिया। और इसको फॉल्स बताने वाला स्टेटमेंट सेंटेंस कौन सा है? तो ये देखो, यहाँ पर बाउंडेड बाय इंसिसेंट रेनफॉल फॉर 36 आवर्स। यहाँ पर देखो, यही तो गलती था, यहाँ हो गया था 48 घंटा और यहाँ एक्चुअली में 36 घंटे के लिए रोड वगैरह ब्लॉक हुए थे। तो इस तरह से ये 48 की वजह से फॉल्स। अब बाई चांस अगर 48 की वजह से 36 लिखा रहता ना, तो फिर ये ट्रू हो जाता, बट 48 लिखा है, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बिरिकदारा एक्सपीरियंस द लैंडस्लाइड इन डे टाइम। बिरिकदारा नामक जगह में जो लैंडस्लाइड हुआ, क्या वो दिन में हुआ? ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली ये भी फॉल्स है, क्योंकि वो दिन में नहीं बल्कि रात में हुआ था। देखो स्टेटमेंट सपोर्टिंग सेंटेंस कैसा है, अराउंड 11 PM, यहाँ ध्यान दो, अ लैंडस्लाइड ओकर्ड एट NH10 नियर बिरिकदारा। कितना बजे को हुआ बिरिकदारा में लैंडस्लाइड? 11 बजे PM, यानी रात को हुआ, और यहाँ बोल रहा है दिन में, इसीलिए ये फॉल्स होगा। करेक्ट है? ओके, अब आते हैं सी क्वेश्चन में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो थोड़ा लंबा आंसर्स लिखना पड़ेगा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ टॉरेंशियल रेन इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ बंगाल? नॉर्थ बंगाल के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बहुत भारी बारिश हुआ, उसका क्या प्रभाव हुआ? तो उसकी वजह से रोड, ब्रिज वगैरह सब बंद हो गए। बस उसी बात को आपको लिखना है, देख लो। Torrential showers in Darjeeling, Kalimpong and Jalpaiguri district triggered landslides causing damages to roads and bridges while halt- halting or disrupting traffic in many places। यहाँ आपको करेक्ट आंसर इस तरह से लिखना, हूबहू मिल पैसेज में बस उतारना था आपको मिला के। यानी कि भारी बारिश की वजह से, लगातार बारिश की वजह से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बार लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से रोड और ब्रिजेस बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी हुआ बहुत सारे जगहों में। ये कहने का
ठीक है, ये इफ़ेक्ट हम लोग देख लिया, इफ़ेक्ट ही पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज़ एनडीआरएफ स्टैंड्स फॉर? एनडीआरएफ का फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, एनडीआरएफ का मतलब क्या है? हाउ डिड इट रिस्पॉन्ड टू द डिजास्टर इन नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम? नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में एनडीआरएफ के टीम ने कैसे काम किया है, कैसे रेस्पॉन्ड किया, ये आपको आंसर लिखना है। तो देखो ये हमारा आंसर होगा, एनडीआरएफ स्टैंड्स फॉर द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म ये हो गया, आपको इतना ही लिखना था, हूबहू आपको मिल जाता। ठीक, उसके बाद में देखो, चूंकि यहाँ पर 2 पार्ट में सवाल है, हाउ डिड इट रिस्पॉन्स, किस तरह से काम किया नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में एनडीआरएफ ने? तो इट डिप्लॉयड 4 टीम्स फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर इन नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम। नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया। इसके लिए वो लोग 4 टीम को डिप्लॉय किया, तैनात किया था, है ना? तो इस तरह से वो लोग काम किए। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। हाउ डिड कालिम्पोंग पुलिस एंड सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ट्राई टू हेल्प स्ट्रेंडेड टूरिस्ट? जो लोग फंसे हुए टूरिस्ट लोग थे, उनको किस तरह से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लोग और कालिम्पोंग पुलिस वाले मदद किए? देखो किस तरह से मदद किए थे। कालिम्पोंग पुलिस डिप्लॉयड पर्सनल्स एट ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैंडलिंग आउट वाटर इन स्नैक्स टू स्ट्रेंडेड टूरिस्ट। जो लोग फंसे हुए यात्री थे, उन लोगों को खाना, पानी, भोजन वगैरह मुहैया करवाया, तैनात किया। कौन? कालिम्पोंग पुलिस वाले ने इस तरह से मदद किया था ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह में। उसके बाद इस तरह से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लोग भी, चाय हुआ, उसके बाद ईटेबल्स हुआ यानी खाने वाले पदार्थ मुहैया करवाया, जो भी फंसे हुए यात्री थे। इस तरह से वो लोग मदद किया था, इस तरह से लिखना था आपको। हूबहू यही सेंटेंस, यही वर्ड लिखना है, ज़रूरी नहीं, बात आपको यही डालना था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द वेदर ऑफिस प्रिडिक्ट इनहैंस्ड रेनफॉल एक्टिविटी टू कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर डेज? अब वेदर ऑफिस लोग यानी कि मौसम के जानकारी वाले जो लोग ऑफिसर्स लोग थे सरकारी विभाग के, जो लोग मौसम का जानकारी देते थे, उन लोगों ने कैसे यह भविष्यवाणी किया, प्रिडिक्ट किया कि और भी कुछ दिनों तक और ज़्यादा रेनफॉल यानी कि भारी बारिश का संभावना है। तो ये बात को कैसे हुआ? तो बिहार में और उसके नेबर वाला इलाकों में लो प्रेशर बन रहा था, है ना? ये हम लोग पढ़े थे, उसी की वजह से। तो ये देखो आंसर क्या होगा, द लो प्रेशर सिस्टम ओवर बिहार एंड इट्स नेबर हैज़ नाउ डेवलप्ड इनटू साइक्लोनिक सर्कुलेशन, सो द वेदर ऑफिस प्रिडिक्ट्स एनहांस्ड रेनफॉल एक्टिविटी टू कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर डेज। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर। बढ़े हम लोग आगे तरफ। अब देखो सेक्शन बी में वोकैबुलरी एंड ग्रामर का क्वेश्चन से, ग्रामर और वोकैबुलरी का। यहाँ पर देखो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स। आपको 3 अल्टरनेटिव यानी ऑप्शन दिख रहा है, स्मेलिंग, स्मेल्स और स्मेल्ट। इनसे ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो पहले आपको पढ़ लेना है बढ़िया से। देखो, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, जब मैं घर के अंदर प्रवेश किया, समथिंग, उसके बाद खाली जगह है, ऑफुल, यहाँ फुल स्टॉप है। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा स्मेल्ट। स्मेल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यों स्मेल्ट करेक्ट आंसर होगा? देखो, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करो तो ये एक क्लॉज है। क्लॉज करने का मतलब इसके पास एक अपना सब्जेक्ट है और इसके पास अपना एक वर्ब है। इसके बाद यहाँ से फिर से एक नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। तो नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वर्ब चाहिए। अब जब सब्जेक्ट लगेगा तो उसके बाद वर्ब लगेगा। तो वर्ब डायरेक्ट, ये क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का चौथा फॉर्म है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस लगा यानी सिंगुलर फॉर्म, और ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट टेंस वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर देखो ये पास्ट में एंटर्ड आपको दिख रहा है, तो इसीलिए V1 तो नहीं होगा ना प्रेजेंट फॉर्म, और V4 का तो एकदम ही चांस नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आता है जब तक कि उसके आगे तरफ कोई हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर जैसे कि यूज ना हो जाए। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्मेल्ट। तो स्मेल्ट इज द राइट आंसर है यार। इस डैश में स्मेल्ट निकला था, वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखना था। करेक्ट है। अब आगे पढ़ते हैं। समवन डैश, ये भी देखो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर भी वर्ब आना है, तो वर्ब क्या आएगा? यहाँ पर देखो, हैड बीन कुकिंग, हैज कुक्ड, वाज कुकिंग। देखो हैज कुक्ड तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रहा है, हमारा सेंटेंस शुरुआत से ही पास्ट का बात कर रहा है, तो ये पास्ट ही के जनरली फॉलो करते चला जाएगा। तो पास्ट में ये भी है और पास्ट में वाज कुकिंग भी है। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन लोग यहीं पर होंगे कि हैड बीन कुकिंग लगाएं कि वाज कुकिंग लगाएं। देखो, हैड बीन कुकिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ इशारा कर रहा है, और वाज कुकिंग सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ इशारा कर रहा है। और हमने ऊपर में देखा यहाँ पर और यहाँ पर वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। इसीलिए हमारे आने वाले सेंटेंस में भी पास्ट
का ही फॉर्म यूज होगा, लेकिन वह कंटिन्यूअस में होना चाहिए था अगर दो के बीच का बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूअस। एक और यहाँ पर लॉजिक है, देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जनरली हम लोग वहाँ लगाते हैं जब टाइम डिनोटिंग वर्ड आता है, जैसे कि सिंस या फॉर जहाँ पर आता है, जनरली वहाँ पर हम लोग लगाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। लेकिन यहाँ पर तो कोई सिंस फॉर नहीं आए, तो इसलिए बेटर होगा वाज कुकिंग ही करेक्ट होगा यहाँ पर। क्लियर? आगे देखो एंड डैश, अब यहाँ देखो बर्न, बर्नट, हैज बर्नट, तो यहाँ पर भी पास्ट ही होगा और पास्ट में सिर्फ ये दिख रहा है वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो बर्नट ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, डू एज डायरेक्टेड, जैसा आपको निर्देशित किया गया है उसी तरह से आपको करना है। तो देखो 5 का ए, fill in the blanks with appropriate articles and prepositions, आर्टिकल और प्रीपोजिशन से आपको फिलअप करना है। 3 ब्लैंक दिख रहा है आपको। माई नेबरहुड इज डैश वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, तो यहाँ पर हो जाएगा ए पहला वाला। उसके बाद दूसरा वाला देखो, माई हाउस इज लोकेटेड डैश एन एरिया विच हैज मेनी स्टोर्स एंड ऑफिसेस, तो यहाँ पर देखो एट भी हो सकता है और इन भी हो सकता है, तो मैं यहाँ दोनों को ले रहा हूँ। अब आप लोग के एग्जाम में एट लगा है तब भी ठीक है, इन लगा है तब भी ठीक है, बट पर्सनली अगर मुझसे आप पूछो कि दो में से कोई एक ही बता दीजिए सर, तो मैं इन को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि एट ना एग्जैक्ट प्लेस के लिए आता है जो स्मॉल प्लेस रहता है, और इन थोड़ा ब्रॉडर सेंस में यूज करते हैं, थोड़ा बड़े प्लेस के लिए। यहाँ पर देखो एरिया बोल दिया, तो एरिया में तो एग्जैक्ट प्लेस का पता नहीं चल रहा है, साथ में उस एरिया के अंदर मेनी स्टोर्स, बहुत सारे स्टोर और ऑफिसेस है, यानी कि लग रहा है कि वो प्लेस बड़ा प्लेस का बात कर रहा है ना, तो बड़ा प्लेस के आगे तरफ हम लोग जनरली इन का यूज करते हैं, इसलिए इन ज्यादा ठीक है। बट कोई एट लगाया तब भी आई विल नॉट से इट इज रॉन्ग, वह गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, द बिगर स्टोर इज ओनली 5 मिनट्स वॉक डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम, कहने का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो बड़ा वाला स्टोर है वो मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट का चलने का दूरी पर है, तो मेरे घर से के लिए इंग्लिश हम लोग फ्रॉम यूज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग 5 का बी पार्ट। द पुअर, नंबर 1 क्वेश्चन देखो, द पुअर मैन कैरीड अ हेवी लोड, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। तो देखो ये वाला पार्ट, द पुअर मैन, ये है सब्जेक्ट, और ये कैरीड ये है वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है, और ये ए हेवी लोड ये है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहने से क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं, इसलिए ए वेरी लोड पहले आएगा यहाँ पर। उसके बाद V2 रहने से क्या में चेंज करते हैं, वॉज वेयर V3 में। उसके बाद बाय लगा के हम लोग एजेंट को लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अ वेरी लोड वॉज कैरीड बाय द पुअर मैन। जो लोग इस तरह से बनाए बिल्कुल सही है, उनको मार्क्स मिलेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैज ही डन फादर, क्वेश्चन मार्क इनवर्ट कोमा क्लोज, सेड स्वामी। ये भी आपको टेक्स्ट का ही एक चैप्टर है ना, स्वामी वाला, वही का चैप्टर है, आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये हमारा आरबी पार्ट है, आरबी ये हमारा आरबी का सब्जेक्ट है, और ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें ये जो है ना ये ना एक्चुअली में आरबी का ऑब्जेक्ट है जो कि अंदर घुस के बैठा है, तो पहले इसको खींच के बाहर निकालना होगा। तो देखो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, स्वामी आस्क्ड हिज फादर व्हाट ही हैड डन। देखो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैंने यहाँ पर हीज को ब्रैकेट में रखा है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई हीज ना लिखे ना तब भी हमारा करेक्ट आंसर मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बेटर है यहाँ पर हीज लिखना। तब सवाल आएगा लेकिन यहाँ पर तो फादर के आगे हीज कहीं पर हुआ ही नहीं, तो आप कैसे लिख दे यहाँ पर हीज। देखो सेंटेंस के मीनिंग को खुल के पेश लाना है, यहाँ पर मिलाना है, इसीलिए हीज बेटर है। बट अगर कोई नहीं लगाता है तब भी मैं बोला ना कि प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, द पीपल वेयर टू स्टन टू स्पीक इन द बिगनिंग, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो डॉट डॉट दैट। इसको चेंज इनटू नेगेटिव भी बोला जा सकता है, मेक इट नेगेटिव भी बोला जा सकता है, या फिर कम्प्लेक्स सेंटेंस में बोलो भी बोला जा सकता, बनाओ भी बोला जा सकता है। आंसर सभी का एक ही होगा। हम लोग को एक्चुअली में ओमिट टू भी बोला जा सकता है, टू को हटा के यहाँ जो इन्फिनेटिव टू स्पीक है इससे एक क्लॉज का निर्माण करना है होगा। देखो आंसर कुछ इस तरह से होगा, द पीपल वेयर सो स्टन, तो टू के जगह में सो आ गया, तो आ गया, और डॉट डॉट यानी कि ये लोग है उसके जगह में। अब देखो स्टन है, उसके बाद दैट भी आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर टू स्पीक के बाद से ना एक क्लॉज का निर्माण हो रहा है, दे लगाएगा। दे कहाँ से आ गया मालूम है, पीपल का एक्चुअली में प्रोनाउन लिखा गया है, पीपल ऑलरेडी सब्जेक्ट है यहाँ पर। अब यहाँ से नया क्लॉज शुरू हो रहा है तो ये भी सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट एक ऑलरेडी नाउन का यूज हुआ है तो प्रोनाउन का यूज करना चाहिए हमें, तो पीपल के लिए प्लुरल है तो दे लगा दिए।
और यहाँ देखो ये पास्ट टेंस में है ना, ये वेयर है, पास्ट टेंस में है, इसलिए पास्ट टेंस में कुड का यूज करेंगे। बाई चांस यहाँ पर अगर आर होता ना मेरे भाई, यानी कि प्रेजेंट टेंस होता, तब उस वक्त यहाँ पर हम लोग कैन लिखते। समझ में आ रहा है मेरी बात? लेकिन यहाँ पर तो पास्ट है वेयर, इसीलिए कुड ज्यादा बेटर है। माइट भी हो सकता है बट कुड ही ठीक है। कुड नॉट स्पीक इन द बिगिनिंग, ये होगा करेक्ट आंसर। इसके अलावा दूसरा आंसर नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोई कुड की जगह माइट कर सकता है, दैट कैन ऑल्सो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ। आगे देखो नंबर सी, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले ना आप डायरेक्शन बड़ा है लंबा है, पढ़ लो एक बार कहना क्या चाह रहा है। फ्रेजल वर्ब से आपको फिलअप करना है, जो कि चुनना है, चूज, यानी कि यहाँ पर देखो फ्रेजल वर्ब का एक लिस्ट ही दिया गया है, बस आपको चुनना है यहाँ से फ्रेजल वर्ब को फ्रॉम द लिस्ट। यही तो वो लिस्ट है ना, गिवन बिलो टू रिप्लेस द वर्ड अंडरलाइंड। यहाँ पर अंडरलाइन में कुछ वर्ड दिया गया है, जैसे कंटिन्यूड, रिजेंबल्स, विथड्रॉन। ये जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इन शब्दों को आपको फ्रेजल वर्ब से रिप्लेस करना है, यानी कि बदलना है। राइट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स इन द बॉक्सेस ऑन द राइट हैंड साइड। यहां से ध्यान दो, चेंजिंग द फॉर्म वेयर नेसेसरी, इसी को ध्यान नहीं देते, बस फ्रेजल वर्ब को लिख के छोड़ देते हैं। नहीं, जहां पर जरूरत है, नेसेसरी है, वहां पर आपको फॉर्म को चेंज भी करना है उस वर्ब को, यानी कि V1 लगेगा तो V1, V2 तो V2, आईएनजी फॉर्म तो आईएनजी, इस तरह से। क्लियर? अब आते हैं हम लोग बनाने में, क्वेश्चन नंबर 1 को देख। ही कंटिन्यूड एज इफ नथिंग हैड, वो इस तरह से काम को जारी रखा जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो कंटिन्यूड का फ्रेजल वर्ब चाहिए, तो कंटिन्यूड का फ्रेजल वर्ब होता है कैरी ऑन, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैरी ऑन। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर कंटिन्यूड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, पास्ट टेंस में है, इसलिए हमें भी चाहिए यहाँ पर कैरी ऑन को पास्ट टेंस में लिखना, यानी कैरीड ऑन करेक्ट आंसर हो। समझ में आ गया? सिर्फ अगर कोई कैरी ऑन लिखा है ना, तो वो फिर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने फ्रेजल वर्ब तो सही लिखा, लेकिन चेंज नहीं किया ना फॉर्म को वर्ब का, इसलिए कैरीड ऑन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शी रिजेंबल्स हर मदर, वह अपने माँ जैसी दिखती है, दिखने में उसका हाव भाव, चेहरा, आदत वगैरह या बोलने में किसी भी तरह से माँ जैसी दिखती है, तो रिजेंबल मतलब किसी और की तरह दिखना। तो उस वक्त हमारा फ्रेजल वर्ब हो जाता है टेक आफ्टर। लेकिन मेरे भाई देखो, रिजेंबल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें भी एस जोड़ा गया है, या ईएस, यानी कि सिंगुलर फॉर्म है वर्ब का, तो हमें भी यहाँ पर टेक्स आफ्टर करना होगा, टेक में एस जोड़ना होगा, क्योंकि रिजेंबल में एस जोड़ा गया है। क्लियर? अब कोई एस नहीं जोड़ेगा तो पूरी तरह से सही नहीं होगा। अब डिपेंड करेगा एग्जामिनर उसको मार्क्स देगा कि नहीं, क्योंकि असल में तो डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। हाफ मार्क्स हो सकता है दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हैव द फैक्ट्री वर्कर्स विथड्रॉन द स्ट्राइक। अब विथड्रॉन का आपको फ्रेजल वर्ब चाहिए। अब ये तो यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है। अब आंसर या तो यहाँ है कैरी आउट में, या फिर कॉल ऑफ में। तो मैं बता दूं, कॉल ऑफ का मतलब ही होता है विथड्रॉ, यानी वापस ले लेना या रद्द करना। कैंसल भी रहने से हम लोग फ्रेजल वर्ब मान सकते हैं कॉल ऑफ का। कॉल ऑफ का कैंसल के लिए भी फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है, यानी रद्द करना। तो विथड्रॉन माने वापस ले लेना, रद्द करना एक तरह से। और देखो ये किस फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है। हमको भी कॉल ऑफ का तीसरा फॉर्म ही लिखना होगा, तो कॉल्ड ऑफ इसका करेक्ट आंसर होगा। इत्तेफाक से ये वर्ब का दूसरा फॉर्म भी है और तीसरा फॉर्म भी सेम है, ईडी वाला केस में ज्यादातर ऐसे। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोल रहा है कि गिवन बिलो आर द मीनिंग ऑफ 4 वर्ड्स। 4 शब्दों का मीनिंग दिया गया है यहाँ पर। ये सब क्या है, मीनिंग है ये सब, विच यू विल फाइंड इन द पैसेज इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप उन शब्दों को पाओगे, उन्हें दिए हुए शब्दों का यहाँ पर मीनिंग दिया गया है। तो वो मीनिंग का, वो शब्द कहाँ पाओगे, क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है मालूम है, वही अनसीन पैसेज वाला, वो क्वेश्चन नंबर 3 था एक्चुअली में। अब बोल रहा है कि फाइंड आउट द वर्ड एंड राइट देम इन अप्रोप्रिएट बॉक्सेस ऑन द राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड में कुछ बॉक्स दिख रहा है, इन पर उन शब्दों को लिखना है। यहाँ पर वह शब्द मिलेंगे जो शब्द आपको अनसीन पैसेज में मिला था, उनका मतलब सेव होगा। अब पैसेज पढ़ के आप पता लगाना कि कौन सा वर्ड था जिसका अर्थ सेव यानी बचाना था। करेक्ट आंसर इसका होगा रेस्क्यू। आपने ये वर्ड पाया था, रेस्क्यू का मतलब बचाना था, तो रेस्क्यू इसका आंसर होगा। दूसरा वर्ड और नहीं था वहां पर। कंटिन्यूअस का करेक्ट क्या होगा, कंटिन्यूअस जिसका मीनिंग था, जो हमने अनसीन पैसेज में पाया था, तो वो था इंसिशेंट। तो इंसिशेंट का मतलब भी कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार, जो बारिश हो रहा था ना तब यूज होता है। उसके बाद यूज्ड इफेक्टिवली, ये बहुत लोगों को परेशान किया होगा। यूज्ड इफेक्टिवली के लिए कौन सा
करेक्ट माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद मनी और फूड गिवन टू दोज इन नीड, जो जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें ज़रूरत के समय भोजन और पैसे देना। तो इसको एक शब्द में इसका क्या कहेंगे इसको? तो इसको कहते हैं रिलीफ, है ना? यानी कि किसी को भोजन या फूड से मदद देना ज़रूरत के वक़्त में। समझ में आया? तो ये ख़त्म हुआ हमारा। अभी हम देखेंगे सेक्शन सी यानी कि राइटिंग स्किल। मैं इसका आंसर्स डिटेल में प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ आज, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है ये वीडियो। देखो मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ आपको करना क्या था, सपोज़ यू आर द स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगज़ीन। मान लो कि तुम्हारे स्कूल मैगज़ीन के तुम एडिटर हो। एडिटर यानी कि संपादक, है ना? स्टूडेंट एडिटर हो। अब क्या करना है, राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखना है तुम्हें विद इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों के अंदर ही, इनवाइटिंग कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट इशू ऑफ द मैगजीन। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब तुम्हें कुछ योगदान चाहिए स्टूडेंट लोगों के द्वारा, तो उनको अब इनवाइट करते हुए एक नोटिस लिखना है जिससे स्टूडेंट लोग कुछ कंट्रीब्यूशन करें। अब नोटिस लिखते हुए किन-किन पॉइंट्स का इस्तेमाल करोगे? यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, किस तरह का योगदान करेंगे स्टूडेंट लोग? आर्टिकल, स्टोरी, पोएम और ड्राइंग लिखकर मैगज़ीन में छपने के लिए। लेंथ ऑफ द राइटिंग एंड पेज टू बी यूज्ड फॉर सबमिशन, आपको कितने लंबा का वो राइटिंग लिखना है और किस तरह का पेज में आपको सबमिट करना है स्टूडेंट लोगों को, वो बात को आपको नोटिस में बताना होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, और सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है जमा करने का, लिखने के बाद होम टू सबमिट और किसको सबमिट करना है। ये सब चीज़ें आपको मेन बॉडी में लिखना है, बट उससे पहले पहले तो सबसे पहले आपको नोटिस लिखना चाहिए, उसके बाद में एक टाइटल देना चाहिए, है ना? जिस तरह से एक नोटिस लिखा जाता है, नीचे काउंटर साइंड भी होगा क्योंकि ये स्कूल का मैगज़ीन का बात हो रहा है, हेडमास्टर का काउंटर साइन। फिर खुद चूँकि तुम भी तो एक खुद स्टूडेंट एडिटर एक पोस्ट में हो, तो खुद का भी साइन एक जगह होना चाहिए नीचे की तरफ, है ना? तो इस तरह से मैं इसका बात तो नहीं कर रहा हूँ, और नोटिस को एक बॉक्स बना के बॉक्स के अंदर लिखना बेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था राइटिंग स्किल में, देखो राइट ए स्टोरी, एक स्टोरी लिखना था, कहानी लिखना था, ये भी 100 वर्ड के अंदर ही लिखना था, और नीचे कुछ हिंट्स दिया गया, पॉइंट्स दिया, उनको भी फॉलो करना था, और एक टाइटल भी देना था यहाँ पर, ठीक है? तो टाइटल में भी चूंकि देखो 2 मार्क्स है, तो टाइटल बढ़िया सा एक देना है। बहुत ही सुंदर, एक अच्छा, बचपन से सुनते आ रहे हैं ऐसा एक कहानी था, द हेयर लाफ्स एट द स्लो मूविंग टॉर्टोइज। मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर दरअसल खरगोश और कछुए का बात है। टॉर्टोइज माने कछुआ, हेयर माने खरगोश, है ना? इन दोनों में रेस होता है। कछुआ तो बहुत धीरे-धीरे चलता है, खरगोश तो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो खरगोश ने कछुए को एकदम पार कर दिया, तेज़ दौड़ के पूरा पीछे छोड़ दिया एकदम। लेकिन फिर मुड़ के देख रहा है तो कछुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। खरगोश सोचा कि अभी बहुत देर है, वो आराम करने लग जाता है। लेकिन फिर धीरे-धीरे वो सो जाता है। उसके बाद में धीरे-धीरे घसीटते हुए कछुआ उसको भी क्रॉस कर जाता है, क्योंकि वो तो नैप ले रहा था, यानी कि सो रहा था। इस तरह से वो जीत जाता है उस रेस को। तो ये एक कहानी सुना होगा आप लोग। तो देखो कहानी में लास्ट में मोरल भी देना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन दे देने से बेटर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा मोरल बन रहा था, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, है ना? मतलब आप भले ही धीरे से हो, लेकिन लगातार परिश्रम करते रहोगे, काम करते रहोगे, तो फिर आपको ज़रूर सफलता मिलती है एक दिन। या फिर जब आप अनावश्यक आराम करने लगते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो फिर आपको हार का मुँह देना पड़ता है। इस तरह का कोई भी आप मोरल दे सकते हो, एक बहुत ही सुंदर आप टाइटल दे सकते हो। तब आपको कहानी में इस पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए लिखना है मेरे भाई, ठीक है? आखिरी क्वेश्चन था यहाँ पर 9 नंबर का, राइट लेटर, एक लेटर लिखना था, और ये पर्सनल लेटर था, क्योंकि ये तुम्हारे दोस्त को लिखना है। किस बारे में? एडवाइजिंग हिम और हर टू मेंटेन कोविड रूल्स स्ट्रिक्टली, मेंशन वेयरिंग ऑफ मास्क, यूज ऑफ सैनिटाइजर, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोविड। तो कोविड से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ आना था, ये तो सभी को मालूम ही होगा, क्योंकि कोविड ईयर चला है 2020-2021। तो देखो कोविड से रिलेटेड एक लेटर ही लिखने आ गया। तुम्हें तुम्हारे दोस्त को एक लेटर लिखना है। कोविड के जो कोरोना वायरस फैला था, उसमें जो सरकार ने रूल्स लगाए थे ना, जो भी कानून वगैरह लगाए थे, नियम कानून, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। किस तरह से? जैसे कि वेयरिंग मास्क, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, बार-बार हाथ धोना, और फिजिकल डिस्टेंस यानी कि शारीरिक दूरी बना के रखना, दूर-दूर रह के बातें करना, या जो भी भीड़ नहीं करना। ये सब प्रिकॉशंस, सावधानी बरतना कोविड के लिए अच्छा था। कोविड का रूल को पालन करना था, इसके बारे में अपने दोस्त को बताना था। तो कोविड से रिलेटेड तो आप लोग तैयारी किए ही होंगे,
उम्मीद है तो ये लेटर को भी आप लोगों ने लिखा होगा। लेटर किस तरह से है वही जो भी 7-8 पॉइंट्स हैं सैल्यूटेशंस वगैरह से लेकर मेन बॉडी सब्सक्रिप्शन वो सारी चीज़ों को फ़ॉलो करोगे तो मार्क्स अच्छा खासा उठ जाता है। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको यह वीडियो बिल्कुल फ्रूटफुल लगा होगा, काम कर रहा होगा। तो आप लोग धीरे-धीरे बार-बार देखो वीडियो समझ में नहीं ना आए और जो लोग स्पेशली 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं माध्यमिक का, एमपी का यानी क्लास 10 में इस बार जो पढ़ रहे हैं, वो तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएँ, किस तरह का क्वेश्चन आता है देखो, आंसरिंग करने का स्टाइल क्या होता है देखो, ये कोई नहीं सिखाता डिटेल में अच्छे से। मैंने कोशिश किया है यहाँ पर करने का, हो सकता है कुछ भूल हो जाए सो फॉरगिव मी फॉर दैट ऑल्सो। उम्मीद है लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर लाभदायक देगा, बेनिफिशियल होगा। सो अ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बहुत मेहनत लगा है सो सब्सक्राइब टू माय चैनल होमी इंग्लिश। मेरे फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं अच्छे-अच्छे बहुत सारी चीज़ें डालते रहता हूँ। इसी तरह का और भी वीडियो लाऊँगा जो इंटरेस्टिंग होगा, फ्रूटफुल होगा क्लास 10 का, 12 का, इसके अलावा भी जनरल इंग्लिश का भी, जो किसी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड ना हो, ग्रामर सेक्शन, कोई स्पोकन्स हो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय-बाय।